हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर कंप्लीट किया था, जहाँ पर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमने बेसिकली समझा था कि इसमें हम लोग को जो स्टडी करना है वो यही है कि कैसे केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है एंड वाइस वर्सा। और साथ में हमने ये भी जाना था कि ये सब कुछ हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वन काइंड ऑफ रिएक्शन विच इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। और ये रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आप ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़ चुके हो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। एक ऐसा रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता हो उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन का जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये कहाँ एप्लीकेबल होता है? सेल्स एंड बैटरीज में, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज जिसे हम लोग कहते हैं जनरली। जिन बैटरीज को हम रिचार्ज नहीं कर सकते उन्हें प्राइमरी बैटरी कहा जाता है, और जिन्हें हम रिचार्ज कर सकते हैं उन्हें सेकेंडरी बैटरीज कहा जाता है, सेल्स कहा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी सेल एंड प्राइमरी सेल। तो इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यहाँ हम स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास मैंने आप लोग को बताया था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बेसिक मैंने समझाया था। साथ ही साथ मैंने टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बता दिया था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपको बस यही याद रखना है कि अगर एक ही कंटेनर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है तो वो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है। और ऐसे केस में जो एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होता है, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल हमने देखा था। अगर आपको डिटेल में फिर से देखना है तो प्रीवियस लेक्चर को एक बार कंप्लीटली देख लो। फिर हमने देखा था इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन ही हमारा टॉपिक है क्लास 12 का। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। इसका जो एग्जाम्पल है गैल्वानिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जो एक इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ही होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अलग अलग कंटेनर में होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर फ्री एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिक बातें तो आपको पहले से पता है। जो ओवरऑल रिएक्शन होता है, एक एग्जाम्पल लिया गया है गैल्वानिक सेल का, जिसमें जिंक और कॉपर यूज होते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, जिंक को मैं यहाँ पर अगर आपको इस स्लाइड में लिख दूँ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, वन कंटेनर एक कंटेनर में हम लोग क्या रखते हैं, वन कंटेनर कंटेन जिंक सॉलिड इन जिंक सॉल्यूशन। जिंक का सॉल्यूशन का मतलब क्या, Zn2+ एक्वस सॉल्यूशन। ये देखो Zn2+ आप लिखो, या इसी को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ZnSO4, क्योंकि ZnSO4 अगर ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, Zn2+ बनेगा। तो हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट है जिंक को, सॉलिड जिंक को उसी के सॉल्यूशन में रखना है पहले कंटेनर में, एंड सेकंड कंटेनर दूसरे कंटेनर में इसी तरीके से कॉपर सॉलिड को हमें कीप करना है Copper 2+ सॉल्यूशन। आप यहां पर भी Copper 2+ को CuSO4 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एम आई क्लियर? सो इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो अलग अलग कंटेनर में होना चाहिए, इसलिए दो कंटेनर हमने लिया, एक में जिंक को रखा जिंक के सॉल्यूशन में, एक में कॉपर को रखा कॉपर के सॉल्यूशन। अब आप इस स्लाइड को देखो और मुझे बताओ कि कोई भी डाउट है क्या। देखो यहाँ पहला कंटेनर जो हमारा है, ये कंटेनर, इस कंटेनर में जिंक का रॉड आपको दिख रहा है ZnSO4 सॉल्यूशन में, एंड राइट हैंड साइड आपको कॉपर दिख रहा है कॉपर के सॉल्यूशन में, है ना।
इन दोनों को जब हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर से कनेक्ट कर देते हैं और साथ ही साथ इन दोनों कंटेनर को एक सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है। और ये ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इसके हर एक पार्ट को हम लोग डिटेल में समझेंगे। आप ओवरऑल जो रिएक्शन है इसे आप बिल्कुल याद रखिए, दैट जिंक सॉलिड रिएक्ट विथ कॉपर एक्वस प्रोड्यूस जिंक एक्वस एंड कॉपर सॉलिड। फिलहाल के लिए आप याद रखिए इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को हमें ओवरऑल इक्वेशन हमेशा याद रखना चाहिए और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करें। सो सबसे पहला जो इसमें एग्जाम में आपसे पूछ सकता है वो बोल सकता है रिप्रेजेंट द सेल और सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो रखा है, क्या रखा है, हमने जिंक सॉलिड को रखा है और ये कन्वर्ट हो रहा है ZnSO4 में। ZnSO4 जो है वो 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन का है, 1 m कॉन्सेंट्रेशन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 298 केल्विन टेम्परेचर पे रखा गया है। मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn2 प्लस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर डबल ऐसे हम लोग लाइन खींचते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्ट ब्रिज को। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम लोग राइट हैंड साइड में जो हमारा है यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है Cu2 प्लस, ZnSO4 मतलब क्या, CuSO4 मीन्स Cu2 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड। इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते थे सेल रिप्रेजेंटेशन को, Zn solid is converted into Zn2 plus aqueous 1 molar concentration, 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin। सेल यहाँ पर डबल लाइन दोगे आप सॉल्ट ब्रिज के लिए और राइट हैंड साइड में उल्टा काम हो रहा है, Cu2 प्लस एक्वस जो है जिसको हमने रखा था 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 298 केल्विन, ये कन्वर्ट हो रहा है Cu सॉलिड। और इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करता है वो इधर से लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड फॉलो करता है। क्या ये समझ में आया सेल रिप्रेजेंटेशन। ओवरऑल रिएक्शन कैसा होता है ये हमने पहले देखा और इंडिविजुअल सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो। अलग अलग कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां आप लिख सकते हो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है हमारा, Zn सॉलिड जो है ये कन्वर्ट हो जा रहा है Zn2 प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं OHR, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और क्या हो रहा है, इन रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसको भी हम लोग शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहां पर हो रहा है उल्टा, Cu2 प्लस जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कन्वर्ट हो जा रहा है Cu सॉलिड। तो आप अगर ओवरऑल रिएक्शन दोनों का लिखोगे तो क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, दैट लेफ्ट हैंड साइड में है जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, राइट हैंड साइड में हो जाएगा Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। सो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन एंड हाउ इट इज कम। इसी चीज को हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन में तोड़ के छोटे से तरीके से बता देते हैं कि कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, कहाँ रिडक्शन हुआ, ठीक है। और सेल रिप्रेजेंटेशन को करने के लिए आपको क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए, आपको क्या क्या चीज याद रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बातें आपको याद रखनी है।
सबसे पहला, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होगा और एनोड हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसका मतलब ये एनोड है और इसका मतलब ये कि यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली राइट हैंड साइड में जो है वो कैथोड होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होना चाहिए। सेल रिप्रेजेंटेशन ऐसी तरीके से स्टैंडर्डाइज किया गया है। क्लियर और नॉट? लेफ्ट हैंड साइड एनोड, राइट हैंड साइड कैथोड। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। ठीक है, फिर क्या पॉइंट याद रखना है हमें? एनोड जो है, ये हमारा एनोड जो है ना, ये नेगेटिव पोल है। एनोड जो है ये नेगेटिव पोल है, जबकि कैथोड जो है पॉजिटिव पोल है। ऐसा इसलिए, जनरली ऐसा नहीं होता है। आपको पता होगा, आप जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते होगे, एनोड का मतलब पॉजिटिव पोल होता था। यहाँ उल्टा इसलिए है कि यहाँ जो एनोड है ना, वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं और इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर आके इलेक्ट्रॉन इसमें मिल जा रहे हैं। सो जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे एनोड कहा जा रहा है। दैट इज वाई एनोड इज नेगेटिव पोल while कैथोड इज पॉजिटिव पोल. This is very important line. Again, electron will flow from anode to cathode obviously, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। तो जो मैंने लिखा है वो यहाँ डायग्राम में भी अवेलेबल है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इसमें, कि दोनों हाफ सेल जो हैं, दोनों हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, इन दोनों को कौन कनेक्ट करता है? इन दोनों को कनेक्ट करने वाला लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सॉल्ट ब्रिज। दिस ब्रिज इज कॉल्ड व्हाट? सॉल्ट ब्रिज। इज इट क्लियर? यहां तक याद रहेगा आपको? बहुत आसान तरीके से हमने पढ़ा है। एक एक लाइन को याद कर लो क्लास में। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन होगा और उसे हम एनोड कहेंगे। राइट हैंड साइड रिडक्शन होगा, उसे हम कैथोड कहेंगे। एनोड नेगेटिव पोल है, और इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहे हैं। और कैथोड जो है वो पॉजिटिव पोल है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन आके मिल रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसके ऑपोजिट में करंट जाता है, और दोनों हाफ सेल को जोड़ने वाला कड़ी कौन सा है? सॉल्ट ब्रिज। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सॉल्ट ब्रिज को लेके, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस को ही मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बना लिया है। सबसे पहला अगर पूछूं तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड का, सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड का ग्लास ट्यूब है। और कुछ है क्या इसके अलावा? एक यू शेप का उल्टा यूज दिख रहा था, उल्टा यू शेप का ग्लास ट्यूब है, जिसके अंदर जेल लाइक सब्सटेंस भरा गया है। और बहुत स्पेशल जेल का नाम है, याद रखना, अगर अगर जेल। और भी बहुत सारे जेल होते हैं, ये पूछा गया एग्जाम में। तो इस यू शेप वाले ट्यूब में एक अलग तरह का जेल भरा रहता है, जैसे कि अगर अगर जेल, और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भी मिक्स कर दिया जाता है, सो दैट इट बिकम अ गुड कंडक्टर। ओके, दिस जेल इज मिक्स्ड विथ एन इलेक्ट्रोलाइट। व्हाई? टू मेक द fluid more conductive, to make the fluid more conductive. is it okay? और हमें यहाँ कंडक्टिव होने का क्या ज़रूरत पड़ गया? कंडक्टिव होने का ज़रूरत इसलिए पड़ गया, मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पर देखो आप, यस, इस डायग्राम में मैंने आपको बताया था ना कि देखो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस तरीके से फ्लो करते हैं, और इस सॉल्ट ब्रिज की यहीं से होके ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, ये करंट इधर ही से होके सर्किट कंप्लीट करता है, इस सॉल्ट ब्रिज से होके। इसीलिए हमें सॉल्ट ब्रिज के अंदर का लिक्विड जो है वो कंडक्टिव चाहिए। तो इसमें अगर अगर जेल होता है, और इस जेल के साथ मिक्स रहता है इलेक्ट्रोलाइट, जैसे केसी। तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, ये भी एग्जाम में पूछता है एज ए क्वेश्चन। इसका दो काम है। सबसे पहला काम तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करना,
मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लो अगर मैं बैटरी के पॉजिटिव पोल से इस बल्ब को लगा दूं, ठीक है, मान लो एक बल्ब है यहाँ, और मैं अगर इसका नेगेटिव पोल को कहीं जोड़ूं नहीं, छोड़ के रख दूं, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? कभी नहीं कंडक्ट करेगा। जब तक मैं इसको जोड़ नहीं देता तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड सर्किट कंप्लीशन। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा था? सर्किट कंप्लीट कर रहा था, और साथ ही साथ ये भी कोशिश कर रहा था कि जो पूरा इलेक्ट्रोलाइट है पूरा तरीके से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। ऐसा ना हो कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन गया और दूसरे जगह जाके खत्म हो गया, तब क्या होगा? एक पोल हमेशा पॉजिटिव रह जाएगा, एक पोल हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। सो ये क्या मेंटेन कर रहा है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। अगेन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर रहे थे, KCl ना, देखो KCl यूज कर रहे थे, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, किस तरह का नेचर का इलेक्ट्रोलाइट यूज होना चाहिए? तो पहली बात तो ये कि हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करें, ये इलेक्ट्रोलाइट दोनों हाफ में जो लिक्विड है उनके साथ रिएक्ट ना करे, है ना। मैं फिगर बना दूं यहाँ, इधर दो हाफ में हमारा इलेक्ट्रोलाइट, पॉजिटिव हाफ सेल, नेगेटिव हाफ सेल, आपको पता है इसको हम लोग क्या कहते थे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको कहते थे रिडक्शन हाफ सेल, क्योंकि यहाँ रिडक्शन होता था। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगा रहता है। इस सॉल्ट ब्रिज के एंड जो होते हैं ना, वो परफोरेटेड होते हैं, मतलब यहाँ छोटे छोटे छेद होते हैं, जिस छेद से आराम से इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए। और इसके अंदर एक जेल भरा रहता है, अभी अभी हमने जो पढ़ा, इसके अंदर होता है जेल प्लस इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ऐसा होना चाहिए कि वो किसी के साथ भी कंडक्ट रिएक्ट ना करे। इसके अंदर एक एसिड था ना, आपको याद है? इसके अंदर क्या था हमारा? ZnSO4 था, और इसके अंदर CuSO4 था। तो इनके साथ रिएक्ट ना करें, पहला बात। और दूसरा, उसमें कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम साइज का होना चाहिए। ऐसा इसलिए, कैटायन और एनायन का साइज जो है वो सेम साइज का होना चाहिए, एज ए रिजल्ट सेम मोबिलिटी होगा। याद रखना, सेम साइज आयन मीन्स सेम मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब ना, वो चार्ज आराम से फ्लो कर पाएंगे। अगर मान लो कैटायन बड़ा हो गया, एनायन छोटा हो गया, और एनायन बड़ा हो गया, कैटायन छोटा हो गया, तो एक चार्ज बहुत तेजी से मूव करेगा और दूसरा चार्ज स्लो मूव करेगा। ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ठीक ठाक नहीं होगा। ठीक है, वहां पर हीट प्रोड्यूस होने लगेगा, लॉसेज आ जाएंगे। इन सब चीज को अवॉइड करने के लिए जो सॉल्ट ब्रिज का इलेक्ट्रोलाइट है उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यहां तक तो समझ में आना चाहिए सबको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इफ़ यू स्टिल हैव डाउट, आप लोग मुझे किसी भी टॉपिक पे अगर डाउट है आप उसको मुझे भेज सकते हो। ओके ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड इट इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल वर्ड आप ऑलरेडी जान चुके हो, पोटेंशियल हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी टू मूव समथिंग, टेंडेंसी टू गेन और लूज। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है आइदर टू लूज इलेक्ट्रॉन और टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हम कहते हैं कि इसका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। और अगर कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है तो हम उसे कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, एंड दिस पोटेंशियल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ई। जनरली
अगर टेम्परेचर प्रेशर मेंशन ना हो, और इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ई नॉट से। और आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने पढ़ाया था, स्टैंडर्ड वर्ड कहने का मतलब होता है सारा डेफिनेशन एक ही रहेगा, कंडीशन आप लगा दोगे कि टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन है, प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है ना। स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोग लगा लेते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का भी बात होता है, तो 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? इट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। और अगर आप बहुत अच्छे से लिखना चाहते हो तो आप ये डेफिनेशन लिख लो साथ में कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल developed in the half cell when an electrode is suspended in a solution of 1 molar concentration of its ion, okay, at 298 Kelvin temperature and 1 atmospheric pressure. The electrode potential developed in the half cell when an electrode is suspended in a solution of 1 molar concentration of its ion at 298 Kelvin temperature and 1 atmospheric pressure is called standard electrode potential. क्या कहा मैंने? जो अभी मैंने पढ़ाया आपको वही बताया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, ये आपको अगर पता चल गया तो एक पूरा जो सेल होता है इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है एक इलेक्ट्रोड पे। मैंने अभी एक पढ़ाया था ना आपको, अगर भूल गए हो तो फिर से देखो, ये पढ़ाया था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, पढ़ाया था ना। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या याद रखने बोला था? लेफ्ट हैंड साइड है तो ये एनोड है, और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। राइट हैंड साइड कैथोड होगा, और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। सो एनोड का जो पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, कैथोड का जो पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा ऑब्वियसली। तो इस पूरे सेल का पोटेंशियल कितना होगा? इसमें तो 2 इलेक्ट्रोड थे इस सेल में। सो इस सेल का जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा हम लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना आप, इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बुक में कंफ्यूजिंग होता है। आप इसको ऐसे ही याद रखना, एग्जैक्टली ऐसे ही। सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ध्यान से देखो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। I repeat, the cell potential is reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. अब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर एनोड का तो अभी आपने बताया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, और अभी आप डेफिनेशन में यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल कह रहे हो, तो क्या आप गलत कह रहे हो या हमने गलत समझा? ये क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में।
आना ही चाहिए, आना चाहिए। बट लेट मी एक्सप्लेन। रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रिलेशन होता है। फॉर्मूला मैंने कहा आपको ऐसे याद रखो, मैंने आपको फॉर्मूला कहा ऐसे याद रखने को। जस्ट अ मिनट। देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, अगर आप मैं आपको बता दूं ना, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। ऑब्वियसली एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता है और एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, लेकिन हम जब भी उसे इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, तब यहां बिठाएंगे। और इन दोनों में क्या रिलेशन होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, दैट रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये रिलेशन होता है। एक एग्जाम्पल से बताऊं आपको। मान लो दैट एक मेटल है एम, और ये एम सॉलिड से M2+ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? 0 से 2+ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये मान लो दिया हुआ है -0.5 वोल्ट, इसका यूनिट वोल्ट होता है। अब अगर इसी मेटल का मुझे रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको बस ऐसे लिख दूंगा, EM2+ एक्वस टू एम सॉलिड। अब ये रिडक्शन हो रहा है, मैं इसी को रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकता हूं, और इसका साइन आप चेंज करके कर दोगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो कोई भी आपको दिया हो, अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, आप उसे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो अभी हमने पढ़ा, बिलीव मी दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे एक छोटे से फॉर्मूला से। यहां तक क्लियर है? कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे। एक प्रैक्टिकल वैल्यूज दिया हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये प्रैक्टिकली आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है 0.76 वोल्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज +0.76 वोल्ट। इस पूरा लाइन को अगर हम ना लिख के, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, ZN2 तो क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या मैंने इस लाइन से इसी चीज को एक्सप्लेन किया ना? शॉर्ट में लिखना सीखो, अब नहीं लिखेंगे बार बार ऑक्सीडेशन ऑफ दिस, रिडक्शन ऑफ दिस। सिमिलरली इसको अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना हो, सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज विल बी व्हाट, -0.76 वोल्ट। और इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते थे, ZN2 + 2 ZN -0.76, है ना इम्पोर्टेंट? चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम लोग कवर करेंगे, लास्ट टॉपिक इस क्लास का, और इस लेक्चर को हम लोग एंड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज कॉल्ड फीजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। फीजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन।
इस चैप्टर को करते वक्त जब भी मैं रिडॉक्स रिएक्शन लिखते रहा हूँ अपने मन से, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने गैल्वानिक सेल के लिए एक रिएक्शन लिखा जहां पर था Zn सॉलिड। लेट मी शो यू बेटर टू से, या हियर। ये जो रिएक्शन हमने लिखा, Zn solid react with copper 2 plus produce zinc 2 plus and copper solid। ये रिएक्शन क्या अपने आप होता है? मतलब जिंक और कॉपर को अगर ले आओ आप पास में तो अपने आप होने लगेगा ये रिएक्शन? स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, मतलब ये रिएक्शन खुद ब खुद होगा या नहीं होगा? ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि ऐसा होगा या इसके उल्टा वाला रिएक्शन होगा? इसी चीज को हम लोग मेजर करते हैं बाय, और इसे हम लोग कहते हैं फिजिबिलिटी। मतलब ये रिएक्शन क्या पॉसिबल है या नहीं है, अपने आप होगा या नहीं होगा। तो इसका क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। इफ, सिंपल याद रखना, इफ सेल पोटेंशियल is positive, then and only then, just a minute, जो मैं कह रहा था कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, उसका एक सिंपल सा क्राइटेरिया है। इफ सेल पोटेंशियल is positive, then reaction is feasible, otherwise not। अगर रिएक्शन का सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा तभी जाके रिएक्शन फिजिबल होगा, अगर नेगेटिव आया तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। टेक एग्जाम्पल, मान लो एग्जाम्पल दिया हुआ है एक रिएक्शन Cu सॉलिड रिएक्ट विथ Zn2 प्लस और बनाता है Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस। साथ ही साथ क्या गिवन है, हमें गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, गिवन है। ये दिया हुआ है नेगेटिव 0.76 वोल्ट, एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर भी दिया हुआ है, ये दिया है प्लस 0.34 वोल्ट। ये गिवन है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, डोंट वरी। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इस रिएक्शन को देखना है और आपको सेल पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ लिया है। सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट? सेल पोटेंशियल अभी अभी पढ़ा था हमने, क्या था? इफ यू फॉरगॉट प्लीज रिकॉल। ये रहा, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, बस यही याद रखना है। सो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। अब मुझे बताओ कि जिंक और कॉपर में कैथोड कौन है और एनोड कौन है, कैसे पता चलेगा? ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं पढ़े हो तुम लोग। कॉपर का यहाँ 0 था, यहाँ पर देखो 2 प्लस है, तो कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन हुआ है ना। और जिंक का 2 प्लस से क्या हो गया है, जिंक 0 हो गया, तो ये रिडक्शन हुआ है। तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑक्सीडेशन एनोड का होता है और रिडक्शन कैथोड का। तो इससे क्लियर हो गया कि आपका एनोड कौन है, कॉपर है, और कैथोड कौन है, जिंक है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ध्यान से देख लो एक बार रिएक्शन को। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है तो कॉपर एनोड है, जिंक का रिडक्शन हुआ है तो जिंक कैथोड है। ठीक है, तो यहां हमें पता चल गया कि एनोड जो है मेरा
वो जिंक है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, एनोड जो है वो कॉपर है और कैथोड जो है वो जिंक है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला फिर से मैं लिख दूं, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड मेरा है जिंक, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल। और एनोड पे कौन है, कॉपर है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब ये दोनों ही क्वेश्चन में गिवन थे, ये था नेगेटिव 0.76, प्रीवियस स्लाइड देखो, ये था प्लस 0.34 वोल्ट, यही गिवन था ना, ये रहा, चेकआउट। सो आंसर कितना आ रहा है हमारा, आंसर आ जाएगा नेगेटिव 1.10 वोल्ट। ई सेल जो है ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये नेगेटिव आया इसका मतलब रिएक्शन नॉट फीजिबल, रिएक्शन नहीं होगा अपने आप। और आप ध्यान से देखो, ये उल्टा रिएक्शन है जितना जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसीलिए रिएक्शन नहीं होता है। एक्चुअल रिएक्शन जो है वो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, यहां पर देखो ये वाला, ये है फिजिबल रिएक्शन, इसके लिए आप निकालो, ये फिजिबल है, इसके लिए आप कैलकुलेट करके जरा देखो ई सेल कितना आएगा, प्लीज चेक, ये आप लोग का होमवर्क है, प्लस 1.10 वोल्ट आएगा और इसीलिए ये फिजिबल रिएक्शन, डाटा वही है जो प्रीवियस था। ये आपका होमवर्क है और यही आज का क्लास है। कुछ भी डाउट होता है आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।